ठीक है, थैंक यू सो मच आंचल। अब देखो वापस से पूरा रिपीट करके बता रहा हूं कि ये था अपना रेयर मीडियम, तो लाइट की स्पीड एकदम स्पीड में आ रही थी, ठीक है, बेंड हो गई, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो बेंड होती है, ये बेंड हो गए और ये वापस से फिर इधर निकल गए, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइट की रे की बात करूं, ये जो वापस से निकल रही है, ये लाइट की रे इस तरह से निकल रही है, तो एक पार्ट में क्या हो रहा है, एक पार्ट में हो रहा है बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और दूसरे पार्ट में हो रहा है बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो जो मैंने बहुत सारी लाइंस बनाई है ना, तो इसको मैं अच्छे से बता देता हूं विद अ सिंगल, तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया एक होता है रेरर मीडियम, आप पहले से पढ़ चुके हो इन चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी एक रिवीजन चाहिए होता है। एक होता है रेरर मीडियम, ठीक है, जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है, स्पीड इज, इस तरह से बना देता हूं, और एक होता है डेंसर मीडियम, जिसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। एक होता है रेरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। ये हो गया अपना ग्लास स्लैब, लाइट की रे ऐसे आ रही थी, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल बना दिया। अब लाइट की रे, ये नॉर्मल से लाइट की रे ऐसे सीधी नहीं गई, ये बेंड हो गई, क्या हो गई, बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे वापस मैं नॉर्मल बना देता हूं, ठीक है, और ये वापस सीधे नहीं गई, इट हो गई, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, आ रहा समझना, इट बेंड्स, बेंड हो जाना यार, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक होता है नॉर्मल के पास में आ गई और एक होता है नॉर्मल से दूर चली गई। ये कब होता है, कैसे होता है, जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एकदम से स्पीड में चल रही थी एकदम से, और अचानक से ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लगते अपन कैसे झुक जाते हैं, तो वैसे ही ब्रेक लगते ही यहां पे भी इस तरह से बेंड आ गया, तो इट बेंड्स अवे, और हम सॉरी इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसके अंदर बोल सकते हैं बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में होगा तो हो जाएगा बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई आज ध्रुव के क्वेश्चन नहीं आए, ध्रुव समझ में आ रहा है क्या, कि फटाफट स्किप कर रहा है टॉपिक को, आया ही नहीं है क्या ध्रुव, आया तो है, हाँ समझ में आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। तो क्या पढ़ा अपन ने कि लाइट की रे जो है वो बेंड हो जाती है रेरर से डेंसर मीडियम में, ठीक है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल रे थी, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वापस से निकल रही है, यानी अब जा रहा है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, तो डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो देखो ये नॉर्मल था, अब नॉर्मल से दूर चली गई, दिख रहा है एकदम क्लियरली, नॉर्मल से दूर चली गई। गिव मी अ क्लैप एंड अ थम्स अप अगर आपको ये बात याद नहीं आया, फिर नहीं समझ में आई हो तो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, प्रेक्षा, कौशल, संगीता, सिंपल मीनिंग था, ओके, शिवान सब आया है, चला गया था ये, आ गया क्या, शिवांश कहाँ है, हेलो हेलो शिवांश, हाँ। तो ये चीज बहुत सिंपल है, और इसके पीछे जो रीजन है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो आता है वेव थियरी के अंदर, जब 11th की साइंस पढ़ोगे तब वेव थियरी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूं, तुमको पता चले कि नहीं चले, देखो एक बार कोशिश करो, क्या पता साइंस अभी से पता चल जाएगा कि साइंस लेने के काबिल है कि नहीं है। ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, खाली ये सिंपल ग्लास की स्लैब ले ली मैंने ना, बीम ऑफ लाइट ली इसमें, क्या लिया, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई मैंने कल ही आपको मतलब पहले दिन ही बता दिया था कि जब एक दो होगी रेस तो उसको सिंगल रेस बोलते हैं,
जब मिक्स बहुत सारी रेस कर देता हूं तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलता हूं, ठीक है। तो ये बीम ऑफ लाइट है ना। अब इसके अंदर है ना लाइट की जो वेव्स थी, मान लो ये वेव्स है ना, इस तरह से बना देते हैं, ये अपन ने वेव्स बना दी, ठीक है। अब देखो जब ये वेव्स स्लैंटिंग, वेव्स जो है वेव्स तो इसके इसके हिसाब थोड़ी बनेगी वेव, ये तो लाइट जिस तरह से आ रही है बीम उसी हिसाब से वेव्स बनेगी ना, तो इसकी वेव्स जो है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो देखो ये वाली जो वेव है ना, ये वेव ये पहले गिरी तो इसने अपनी स्पीड पहले कम कर दी, इन्होंने अपनी स्पीड बाद में कम की, समझ में आ रहा है। तो ये लास्ट, ये रेस लास्ट में आएगी, पहले ये आ गई, तो जो भी पहले रेस टकरा रही यानी ये रेस बेंड हो गई, ये रे इतनी बेंड हो गई, ये इतनी रे बेंड हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई देखो यहां से बेंड बेंड है ना, इतना पार्ट ज्यादा हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा पहले बेंड हो गया और ये वाला बेंड नहीं हुआ। लास्ट वाली रेस जो थी वो इतनी सी रेस जो है ये बाकी रह गई बेंड हो, समझ में आ रहा है। तो ये बेंड नहीं हुई और ये इस तरह से आ गया, और ये बाकी सारे जितना भी पार्ट था ना ये सब बेंड हो गया, और ये बेंड होके ऐसा बन गया। तो देखो जब ये इस तरीके का बेंड होगा तो पहला है ना ये पार्ट नीचे आएगा, यानी देखो ये पूरी रे थी इतनी बड़ी, आपको समझ में आ रहा होगा बेंड कैसे हो रहा है। ऐसे बहुत सारी वेव्स थी, ये सब वेव थियरी के ऊपर आता है, हाँ ये सब वेव थियरी के ऊपर आता है। तो देखो ये वाली वेव है ना, ये पहली वेव, ये वेव यहां से जल्दी बेंड होगी, तो ये बेंड होगी तो ये ऐसे बन गई, फिर ये वाली ऐसे बनी, फिर ये वाली ऐसे बनी, फिर ये सीधी बनी, फिर ये सीधी बनी। तो इस तरह से इनकी स्पीड चेंज हुई ना, तब इनकी वेव चेंज होगी, ठीक है। यानी के अंदर भी स्पीड जो थी ये पार्ट वाली स्पीड जल्दी चेंज हुई और ये पार्ट वाली स्पीड बाद में चेंज हुई। अच्छा देखो मान लो कि मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, दिस इज मी, दिस इज मी, अब मैं चल रहा हूं, अब मान लो ये वाला पार्ट पहले बेंड हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट पहले बेंड होगा तो मैं ऐसे जाऊंगा, समझ आ रहा है। तो दिस इज सिंपल, कि हम सीधा चल रहे थे, ये वाला पार्ट पहले बेंड कर दिया, तो ये वाला पार्ट पहले बेंड कर दिया और फिर ये इतना सा हुआ, तो फिर अब ऐसे चलूंगा मैं, गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस तरह से ये भी लाइट की रे जो थी वो ऐसे सीधी चल रही थी, सीधी चल रही थी, सीधी चल रही थी, यहां से पहले बेंड आ गया, तो बेंड आ गया तो पहले ये इतनी हो गई, इतनी हो गई, फिर ये ऐसे गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इधर पहले बेंड आ गया, तो इधर पहले बेंड आ गया तो ऐसे हो गई, फिर वापस ऐसे निकल गई। इस तरह ये वेव थियरी है। समझ में आया हो तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं समझ में आया तो गिव मी अ क्लैप। क्या हाँ सर, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ जाएंगे इस टॉपिक के, ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, टैलेंटेड बच्चे मतलब, कोई इश्यू नहीं। शिवांश अटक रहा है क्या वीडियो? चलो ठीक है, यानी ये काफी ज्यादा डेप्थ नॉलेज हो गया रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन होता क्या है और क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन के कॉज क्या है, या फिर रिफ्रैक्शन की मदद से यानी क्या इफेक्ट आता है अपना लाइफ में रिफ्रैक्शन की वजह से। तो आपने देखा होगा कभी है ना, आप सिंपल खड़े हो, ये इसका क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली जब खड़े होते हो और पानी के अंदर आपने कोई भी स्टिक या पेंसिल रखी होती है, तो वो पेंसिल जो है वो इस तरह से जाती है और बाद में पानी के अंदर जाने के बाद में ऊपर आ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बताता हूँ कैसे। ये हो गया वाटर, ठीक है, ठीक है, ये पेंसिल हो गई, ये वाटर हो गया। अब होता क्या है, लाइट की रे है ये पूरी, ठीक है, तो ये लाइट की रे जो है इट बेंड्स, ठीक है। तो ये जैसे ही बेंड होगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो लाइट की रे गिर रही है वो इधर ऊपर के साइड में आ जाएगी, ऐसे ये बेंड होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने पेंसिल ज्यादा ऑब्लिक कर दी, ऑब्लिक का मतलब होता है बच्चा बेंड, ठीक है, ऑब्लिक इसका मतलब होता है बेंड, ठीक है। कभी भी हमें ना पेंसिल ऐसे सीधी नहीं रखते, इस तरह से पेंसिल नहीं रखने वाले अपन इसको ऑब्लिक रखेंगे। ये वाटर हो गया, थोड़ी सी ऑब्लिक करेंगे, ये थोड़ी सी ऑब्लिक की है, ठीक है। ये लाइट की रे ही है मान लो, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये जो है ये थोड़ी सी ऊपर आ गई। अब इसको 3D इमेज बना देते हैं, ये अपनी एक और मतलब पेंसिल का ऐसा गुच्छा हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड में आ रहा है, तो ये भी ऊपर की साइड में ऐसे आ जाएगा, थोड़ी सी बेंड होगी,
आधी लाइट की रे पहले आ गई, आधी लाइट की रे बाद में आई, तो इसीलिए इस तरह से बेंड होके पेंसिल जो है इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो दिस इज अगेन रिफ्रैक्शन। तो आपको इसके इफेक्ट पता होने चाहिए। एक बार मैं इस लाइन को रीड करके बता देता हूं आपको कि व्हाट आर द इफेक्ट्स। 3 इफेक्ट्स है। ये पहला इफेक्ट है, एक और पानी वाला इफेक्ट है कि अपन को ऑब्जेक्ट क्लोज दिखती है, या फिर वो ग्लास वाला इफेक्ट भी कह सकते हो उसको अपन। बताता हूं मैं एक मिनट। रिफ्रैक्शन, द केस इफेक्ट। सबसे पहला है अ स्टिक और पेंसिल हेल्ड ऑब्लिकली। इसको अगर आप ऑब्लिकली रखोगे, ऐसे नहीं रखोगे, ऐसे रखोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल रे कभी भी बेंड नहीं। ठीक है, हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्टली इमर्स इन वाटर्स अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। क्या वाटर सरफेस के वहां पे बेंड दिखती है, वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब ये रिफ्रैक्शन कैसे हुआ ये बताता हूं मैं। ये रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यार लाइट की रे आ रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होना चाहिए ना, मतलब नॉर्मल ऐसे है तो नॉर्मल के पास में जानी चाहिए। देखो ना, सेम टू सेम ही तो केस है, एयर ग्लास एयर वाटर, है ना, सेम टू सेम केस है। तो आप है ना इस लाइट की रे को आप यहां से देख रहे हो, ये आप, ठीक है, अब इस लाइट की रे को आप यहां से देख रहे हो, तो वापस वही डायग्राम है, बस खाली से जो एक ही लाइन बनाऊंगा तो क्या क्लियर हो जाएगा। ये पेंसिल थी इस तरह से, ठीक है, पेंसिल थी इस तरह से, ये पेंसिल का एक पॉइंट था ए। अब ए पॉइंट जो है ना, वो जब आपके आंखों तक आएगा तो ये था स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन जब यहां से ये कौन सा मीडियम हो गया, आंखें को थोड़ा सा इधर ले आता है, ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से कहां निकल रही है, रेयर मीडियम। तो ये सीधी तो जाएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी इस तरह से जाएगी लाइट की रे और ये नहीं है। तो देखो इस तरह से जाएगी, मतलब आप तो सीधा ही सोचोगे ना, सेम टू सेम ये दूसरा ए पॉइंट निकाल देंगे, तो आप तो सीधा ही सोचोगे, मतलब आप सोचोगे कि भाई ये जो लाइट की रे है वो यहाँ पे आ रही है, तो आपको लगेगा भाई पेंसिल यहाँ पे है, ये ए। समझ में आ रहा है, आपको लगेगा भाई ए पॉइंट यहाँ पे, देखो ये ए की लाइट की रे निकल रही थी, बेंड हो गई ऐसे, लेकिन अब आप तो सीधा ही देखोगे ना, आप तो ये देखोगे भाई स्ट्रेट देखना है, तो स्ट्रेट देखेंगे तो भाई ये रे जहां से आ रही है वहां से ए पॉइंट आ गया। सेम भैया टू वो सेम केस। डेंसिटी की वजह से बेंड होती हो। हाँ, डेंसिटी की वजह से, हाँ, मतलब डेंसिटी यानी वापस से वही हो गया ना, डेंसिटी मतलब क्या, वहां पे बहुत सारे मतलब कि पार्टिकल्स है। जिस पार्टिकल्स, हाँ वही। पार्टिकल्स है, पार्टिकल से मतलब क्या, स्पीड कम होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली पॉइंट तो वही आ गया ना, नहीं समझे। और स्पीड कम होगी तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्पीड एकदम से तेज चल रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक मारा, यहाँ पे ब्रेक नहीं मारा, तो ये थोड़ा सा टर्न हो गया, है ना, नहीं, हेलो, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई एक इस बार हिसाब से थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर दो ना। शॉर्ट में मतलब इसका शॉर्ट्स भी है कि अ स्टिक और अ पेंसिल when held obliquely, obliquely मतलब थोड़ी सी बेंड, it appears to bend, it appears to be bent। अच्छा, obliquely आधी पानी में और आधी मतलब बाहर, obliquely partly immersed in water। सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ एक एग्जांपल, partly immersed in water, ठीक है, a stick or a pencil when held obliquely and partly immersed in water, ठीक है, वो क्या दिखाई देती है, वो मेरे को थोड़ी सी बेंड दिखाई देती है, तो partly immersed in water appears to be bent at the water surface, appears to be bent at the water surface। समझ में आ रहा है कि वाटर के सरफेस से मेरे को दिखाई देती है कि हाँ भाई ये बेंड हो गई है। तो पूरी पेंसिल बनानी तो पूरी पेंसिल बना दो। अब देखो पूरी कोई अपना ये जो ए पॉइंट था ना, ये ए पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, तो अब ये ए पॉइंट यहाँ पे आ गया है, तो अब पेंसिल तो मैं तो यही सोचूंगा ना
कि पेंसिल ही ऐसी थी, ए पॉइंट जो है वो ए पॉइंट का एरो बना देते पहले, मैं यही सोचूंगा कि भाई मेरी पेंसिल तो यही है, ये इस पॉइंट से लिंक हो गया और ये वाला पॉइंट लिंक नहीं हुआ, तो पेंसिल यहाँ पे आ गई। तो इट अपीयर्स कि भाई देखो ये पेंसिल ऐसी थी, ऐसे बेंट हो गई और वो वाटर के सरफेस से बेंट हुई दिखती है। कैसा लगता है कि भाई अभी तक तो सीधी सीधी पेंसिल थी, लेकिन जैसे ही वाटर का सरफेस आया तो वो पेंसिल टेढ़ी हो गई। समझ में आ रहा है संगीता कि भाई पेंसिल सीधी थी लेकिन वाटर का सरफेस आया तो वो बेंड हो गई। डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है क्या? इस तरह से, और ये अपना ये वाला पार्ट जो वो यहाँ पे दिखता है ऐसा। आ समझो संगीता कि वाटर के सरफेस पे मुझे वो बेंड हुई हुई दिखती है। आपने कभी एक ग्लास है ना, ग्लास के अंदर आप ऐसे पेंसिल रख देते, आप ग्लास के अंदर पेंसिल रखोगे ना तो यहां से पेंसिल एकदम सीधी दिखेगी, लेकिन जो ग्लास के अंदर की बात है ना तो यहां से आपको पेंसिल ऐसे ऊपर निकली हुई दिखेगी। दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वही रिफ्रैक्शन मैंने थोड़ा सा डायग्राम के साथ में समझाने की कोशिश की। आया समझ में? हाँ आ गया। हाँ, जैसे कि अच्छा चलो ठीक है, इसका सिमिलर एग्जांपल बताता हूं मैं कि कभी कभार है ना कि पानी जो होता है, जब अपन स्विमिंग पूल भी अपन देखते हैं तो हमको लगता है यार ये तो कितना ऊपर है, और जब अपन उसके अंदर घुसते हैं ना तो पता चलता है अरे यार ये तो बहुत गहरा था। हुआ है कभी कि अरे यार इसका सरफेस तो दिख रहा है, इसका सरफेस तो बाहर निकला हुआ दिख रहा है? नहीं, हाँ याद आ रहा है कि भाई वो, अच्छा चलो सरफेस छोड़ो, कि पानी के अंदर कोई चीज ही पड़ी होती है ना तो वो होती इतने नीचे है लेकिन मुझे दिखती है यहाँ पे ऊपर दिखती है थोड़ी, है ना? हाँ वेरी गुड, दैट इज अगेन अ रिफ्रैक्शन। ये सब अलग अलग इफेक्ट है, तो कोई भी एक इफेक्ट आप रिफ्रैक्शन का याद रखो, कोई भी एक, चाहे फिर ये वाला याद रखो कि पेंसिल जो है वो अगर आप ऑब्लिकली रखोगे पार्टली इमर्स्ड इन वाटर तो सरफेस के वहां से आपको पेंसिल बेंड हुई दिखेगी। भैया ये तो ठीक है, फिनोमिना होगा ना? फिनोमिना रिफ्रैक्शन का? हाँ कि ये हाँ, वो ऊपर दिखा देता है सरफेस, तो वो तो फिनोमिना हुआ ना एक। नहीं फिनोमिना नहीं, इट इज एन एग्जांपल। मतलब वो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, यानी वो प्रोसेस है रिफ्रैक्शन, लेकिन वो रिफ्रैक्शन प्रोसेस का एक एग्जांपल है ऐसा, यानी एक तरह का इफेक्ट। जैसे कि अपन ने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, तो कॉनकेव मिरर के अपन ने यूज पढ़े थे, उस तरह से ये इसका भी एक इफेक्ट है। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो आगे बढ़ता हूं मैं। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल या फिर रिफ्रैक्शन के इफेक्ट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि भाई इस डायग्राम को आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा जाता है? व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये डायग्राम के अंदर है ना, सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ाई की थी, जो रे आ रही है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो ये रे हो जाएगी अपनी इंसिडेंट रे। ठीक है, कूल, ये रे हो जाएगी अपनी इंसिडेंट रे। जो रे अंदर आ रही है, अच्छा देखो जो रे अगर यहां से इधर चली जाती तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सही है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बाउंसेस बैक, लेकिन यहाँ पे ये बाउंस बैक नहीं हुई, ये क्या चली गई? ये अंदर चली गई ग्लास के। तो जब ये ग्लास के अंदर गई तो ये रे को हम बोलते हैं, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। आ रहा समझ में? रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरा थम्स अप, यस सर रिफ्रैक्ट। स्नेहा, हाँ भाई कौशल, ओके भैया ऑडियो अभी तक कनेक्ट ही कर रही है। मीनाक्षी क्या हो गया? ओके चलो कुछ नहीं भैया। हाँ वेरी गुड। तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और जब बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे, जो बाहर निकल गई है। ठीक है, तो देखो पहले अपन ने पढ़ा था सिर्फ दो रे के बारे में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब अपन को पढ़ना है तीन रे के बारे में, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब अगर मैं इंसिडेंट रे को, जैसे मैंने डॉटेड लाइन रखी, अगर ये डॉटेड लाइन को मैं और आगे लेके आऊं तो देखो ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पैरेलल। और
द डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, यानी ये दोनों पैरेलल रे के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको यहां एरो करके बता देता हूं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, पक्का? तो भाई ये हो गया अपना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास स्लैब। अच्छा ये क्या है, ये तो भाई पहले जैसे नॉर्मल रही है, ये भी पहले जैसे नॉर्मल रही है। तो फर्क क्या है इसमें, इसमें फर्क खाली छोटा सा फर्क है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वो दोनों छोटे आर से डिनोट करते हैं, ये दोनों नहीं होते हैं। सेम कब होते, जब ये सीधा जाता वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते। समझ में आ रहा है कि भाई ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल रे और ये इंसिडेंट रे, तो ये और ये बनते। लेकिन हुआ क्या, ये इंसिडेंट रे यहां से आके इधर आ गई, तो भाई ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होंगे ना। समझ में आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके अंदर पहला वाला रूल तो सेम है कि ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। लेकिन दूसरे वाले लॉ के अंदर फर्क है, दूसरे वाले लॉ के अंदर फर्क है। पहला वाला लॉ सेम है, तो आप गलती मत कर देना। कई बार पूछा होता है व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बच्चों को लगता है अरे इतना इजी क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते हैं और आंसर के अंदर यही गलती करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नहीं, आप ध्यान से पढ़ो, वो रिफ्रैक्शन है कि रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन है ना, तो सर इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल इक्वल नहीं होता। क्या कह रहा हूं, इक्वल नहीं होता। आया सबको समझ में? लास्ट का वो डिस्प्लेसमेंट से बता दो ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बता देता हूं कि अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे फर्दर प्रोड्यूस करूं तो वो इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। क्या होती है, इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। और द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे नहीं, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे को आपने प्रोड्यूस किया है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वापस मैं लिख देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट इमर्जेंट रे रे एंड इमर्जेंट रे, आज समझ में, इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसको कहेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आज समझ में सबको अच्छे से 100%? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ओके, ठीक है। कौशल, पलक, मानव आपको नहीं आ रहा क्या? मानव कहीं दिक्कत हो तो अनम्यूट करके कह सकते हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ में आ गया, ठीक है। दूसरा लॉ जो है वो ये है, ये पहला लॉ हो गया, पहला लॉ क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। सबके सब एक ही प्लेन पे होंगे, ठीक है, कोई अलग दूसरी तीसरी दिशा में नहीं जा रहे होंगे, सबके सब एक ही दिशा में जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा, अपन को जानना तो था ही कि भाई एंगल ऑफ, जैसे पहले भी अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन निकाला था, तो अभी भी अपन को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में निकालना था। तो हमने ना एक और रे भेजी, ठीक है, और ये रे वापस से ऐसे आई, फिर हमने एक और रे भेजी, ये रे भी वापस से ऐसे ही आई। तो हमको पता चला, यहाँ पे भी एक नॉर्मल रे बना देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे भी एक छोटा सा नॉर्मल रे बना देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो भाई यहाँ पे I2 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे R3 है। तो हमने स्टडी किया और हमको पता चला कि साइन I1 अपॉन साइन
R1 is equal to sine I2 upon sine R3 is equal to 2 और उस तरह से sin I3 upon sin R3 is equal to constant। ये हमेशा कांस्टेंट आया। तो हमने ये चीज, शिवांश क्या हो गया, बार बार एग्जिट कर रहा है, कनेक्शन इश्यू होगा इसका, चलो कोई बात नहीं, भैया ये वापस बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है ना? हाँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे आया ये पॉइंट, ये वही पॉइंट है, लेकिन ये पहले लॉ बना था, फिर उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आया था, है ना? तो सेकंड वाला वापस से समझाओ ना। हाँ, सेकंड वाला वापस बता रहा हूँ। सेकंड वाले ने क्या कहा कि जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों टाइम के, ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों टाइम के एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों के साइन लगा दूं, साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो अपन 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ेंगे ना तब अपन को आएगा, मैथ्स में है अपने 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि साइन होता क्या है। साइन आई एक वैल्यू निकलेगी, साइन आई का एक वैल्यू निकलेगी, मतलब मान लो साइन एंगल 45 है तो 45 होगा 1, तो इस तरह से एक वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद में साइन आर भी एक वैल्यू मिलेगी, तो इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना एक नंबर आ रहा है, इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आ रहा है, और इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आ रहा है, और वो नंबर हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो हमने बोला कि द एंगल या फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? तो हम इस लॉ को ऐसे बोलते हैं, द रेशियो है ना, ये रेशियो है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर पैरेलल रे आ रही है ना तो वो हमेशा पैरेलल ही जाएगी, ठीक है, और वो हमेशा इमर्जेंट भी पैरेलल ही होगी। तो इस तरीके का सबकी सब पैरेलल आई तो ये सबकी सब पैरेलल ही गई, यानी हमेशा जो बेंड होने का कैपेसिटी है ना वो सेम होगा फॉर टू मीडियम्स, ठीक है? जैसे कि मान लो मैं अभी क्या चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं एयर है ये और ये ग्लास है, तो एयर और ग्लास का आप कोई भी कंडीशन देख लो, साइन आई और साइन आर का रेशियो सेम आएगा। लेकिन अगर आप यही चीज को चेंज कर देते हो, आप एयर और वाटर के अंदर आ जाओगे, तो इन दो मीडियम का सेम रहेगा, लेकिन इस मीडियम और इस मीडियम का चेक कर लिया ना आपने, मतलब इस मीडियम का साइन आई साइन आर ले लिया और इस मीडियम में साइन I2 और साइन R2 ले लिया, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गलत हो जाएगा। तो देखो सेकंड लॉ पढ़ रहा हूं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इज कांस्टेंट किसके लिए? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया का मतलब होता है मीडियम का प्लूरल, ठीक है? जैसे कि सम का प्लूरल होता है सम्स, तो ऐसे ही मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, ठीक है? तो देखो सेकंड लॉ वापस से बता रहा हूं। सेकंड लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर हमेशा कांस्टेंट आएगा, लेकिन मीडियम सेम होना चाहिए सर। मीडियम एयर और ग्लास है ना, तो एयर और ग्लास ही होना चाहिए। मीडियम एयर और वाटर बदल दिया आपने तो आपका कांस्टेंट नहीं आएगा। इसका मतलब जितना बेंड हो रहा था यहाँ पे उतना बेंड वहां पे नहीं होगा, ऐसा। और वो बेंड क्यों नहीं होगा आप जानते हो? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे या फिर थोड़े पास दूर हो जाएंगे, पार्टिकल्स में चेंज आएगा तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है? कई बार इधर इसके बाद में है ना फॉर करके आगे डैश कर देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एमसीक्यू इसका था। मैं तो बोलता हूँ इतना इजी है,
लॉ का सेकंड लॉ का लास्ट लाइन था, लेकिन ज्यादातर बच्चे ये पेयर ऑफ मीडिया याद नहीं रखते हैं, तो आप ये पेयर ऑफ मीडिया अच्छे से याद रखो, क्योंकि मैंने एग्जांपल के साथ में बताया है कि नहीं। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि दो लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ तीनों के तीनों सेम प्लेन पे होते हैं, वेरी गुड। और दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, वेरी गुड। मीनाक्षी को दिक्कत हो रही है यार। मीनाक्षी क्या हो रहा है? जरा भैया, ऑडियो में बार बार। हाँ हाँ शिवांश। ये टेक्स्ट बुक में मुकुंद बोल रहा हूँ भैया, ये टेक्स्ट बुक हाँ के अंदर दिया है कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया है। गिवन कलर भी, गिवन कलर इसलिए क्योंकि कलर तुम्हारे नहीं आया, लेकिन फिर मैं तुमको बता देता हूँ, अलग अलग कलर की ना अलग अलग स्पीड होती है। ये आगे आएगा डिस्पर्जन में टॉपिक। अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड होती है। रेड लाइट होती है ना, वो एकदम स्पीड में ट्रैवल करती है, और वही जो एकदम लास्ट में था ना विबग्योर मतलब वायलेट, तो वायलेट जो है ना वो थोड़ी सी स्लो ट्रैवल करती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखना कभी भी रेनबो ना वो इस तरह से कर्व दिखता है कि पहले ये बेंड हो गया, बाद में ये बेंड, इस तरह से होता है। पहले दोनों लाइट की रे साथ में थी, फिर ये बेंड हो गया, तो इस तरह से वापस रिफ्रैक्शन टॉपिक ही आया। लेकिन वो तो रिफ्रैक्शन में प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं ना, जैसे ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट होती है, वो बहुत हाँ दूर से दिखती है। हाँ, तो वो दूर से दिखती है। तो वापस से वही हो गया कि अलग अलग कलर भी, मतलब कलर भी सेम होना चाहिए। लाइट का कलर जो है वो अलग बदलना नहीं चाहिए। अपन ने तो पूरी लाइट ही ले ली, अपन ने तो पूरी लाइट ली, अपन ने बैंड ऑफ लाइट ले लिया, ठीक है, यानी बीम ऑफ लाइट ले लिया। तो आप इधर एक और वर्ड ऐड कर दो, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। कलर की दो स्पेलिंग है, COLOURB और COLORB, है ना। चलो, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ लो भाई, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आएगा तो वापस से बेस नहीं समझ में आएगा अपन को, है कि नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं विथ द सेम पॉइंट। जब हम कि यार ये हमेशा सेम होता है, सेकेंड वाले लॉ के आगे ये हमेशा सेम होता है, तो क्यों ना फिर इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम ही दे दें। क्योंकि मतलब मान लो कि मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हूँ, तो उसका तो हमेशा साइन आर हमेशा सेम आएगा, है ना। जैसे मान लो मैं एयर से वाटर के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, तो एयर से वाटर के अंदर जा रहा हूँ, या फिर मैं हमेशा एयर से ग्लास के अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, ग्लास में तो अलग अलग क्वालिटी आती है ना, कि भाई ग्लास बहुत ज्यादा थिक था, या फिर जो भी है क्वालिटी कैसी होती है कि ये हो गया एकदम, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी अच्छी कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा थोड़ा अच्छा ग्लास। इसकी क्वालिटी और अच्छी कैसे हो जाएगी भाई, इसको और जाड़ा कर दो, इतना, ठीक है। तो यानी पहले इतना सा ग्लास था, फिर वो इतना जाड़ा हो गया, समझ में आ रहा। तो आप देखना कभी भी आप मतलब आपके विंडो या फिर कहीं पे भी ग्लास होंगे, तो वो कुछ ज्यादा पतले होते हैं, कुछ ज्यादा मतलब जाड़े होते हैं, तो वो क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव मीडियम जितना ज्यादा डेप्थ बनता जाएगा ना, मतलब जितना ज्यादा ग्लास के अंदर वो जाएगा ना, उतना ज्यादा आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा। दिखेगा इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त रिफ्रैक्शन दिखना ही चाहिए। कभी कभार ग्लास के अंदर से आता है तो रिफ्रैक्शन नहीं दिखता है, लेकिन होता है, बहुत माइनर रिफ्रैक्शन होता है। तो वैसे ये एयर टू ग्लास, क्या पता इसको अपन उल्टा बोल दें, वाटर टू एयर या फिर ग्लास टू एयर। तो देखो ये मैंने चार क्या बनाए, चार मीडियम बनाए कि भाई एयर से वाटर में आ रहा था। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ, एयर क्या है? रेरर मीडियम है, रेरर है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर है। अच्छा, वाटर क्या है? वाटर डेंसर मीडियम है सर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स पास पास में, लिक्विड। तो एयर से वाटर आएगा तो क्या होगा? बेंड होगा, बेंड होगा ना। क्यों बेंड होगा? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड होगा।
स्पीड चेंज हुई इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी इन दोनों में सेम, एयर और ग्लास, ग्लास में थोड़े और ज्यादा पार्टिकल्स, ग्लास सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स तो टाइटली पैक्ड होते हैं, आपको पता होगा। तो इसमें भी एयर के अंदर पार्टिकल तो उतने रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी बेंड होगा और बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के तरफ जाएगा। इसमें क्या होगा, वाटर है, वाटर मतलब अब पार्टिकल्स थोड़े पास में थे, ठीक है, और पार्टिकल्स यहाँ पे दूर थे। जब पार्टिकल्स पास से दूर हो गए तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला जाएगा, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। किस किस को ये बात अभी तक समझ में ही नहीं आई है कि सर बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या है, नहीं है, नहीं पता चल रहा, तो क्लैप दे दो मेरे को एक बार, तुम्हें समझ में आएगा हाँ भाई किस किस को ये बात नहीं समझ में आई। मैं तो थम्स अप दे दो तो सो दैट मैं आगे बढ़ू। अच्छा, नेहा को नहीं समझ में आया, ओके ओके, श्रुति को नहीं आया, श्रुति को आ गया, सॉरी। कौशल, संगीता, संगीता, शिवांश, श्याम, श्याम आपको नहीं आया क्या ये टॉपिक? आ गया, तो सिर्फ नेहा को नहीं आया। ओके, और बाकी सबका थम्स अप। प्रेक्षा, आपका थम्स अप नहीं दिखा मुझे। ओके, तो इसका मतलब है ये अपना ग्लास नहीं, अब पानी बना देता हूं। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के नीचे पानी है, मतलब ये पानी की बाउंड्री है, ठीक है। यहां पे एयर है, यहां पे वाटर। तो मैं क्या समझा रहा हूं, अगर एयर से वाटर में आएगा, यानी ये एयर से लाइट आ रही थी, ये लाइट नॉर्मल रे हो गई। नॉर्मल मतलब समझ में आता है आपको, नॉर्मल मतलब क्या होता है कि भाई वो कहीं पे भी बेंड नहीं होने वाला, ठीक है। लेजर लाइट भेजते थे ना अपन मिरर के अंदर, तो वो कहीं पे गायब हो जाते थे, वापस दिखती नहीं थी, तो दैट इज अ नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। अब ये लाइट की रे जानी चाहिए थी सीधी, ठीक है, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, इट बेंड्स। अब ये बेंड कहाँ होती है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। भाई ये कौन सा मीडियम था, ये रेरर मीडियम, ठीक है। अचानक से स्पीड कम हो गई तो ब्रेक लगा दिया, तो बेंड हो गया, किसके टूवर्ड्स बेंड हुआ, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया, ठीक है, झुक गया थोड़ा सा, आप इसको ऐसा क्यों, झुक गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेंड, बराबर बेटा। अब देखो मैं वापस से बना रहा हूं, ये वाटर हो गया, ठीक है, ये वाटर का सरफेस हो गया, ये एयर है और वापस से ये वाटर है, तो ये रेरर मीडियम। अब ना मैं पानी से टॉर्च की लाइट निकाल रहा था, क्या समझ में आ रहा है, पानी से मैं टॉर्च की लाइट निकाल रहा था इस तरह से, तो ये जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये नॉर्मल रे बना दी मैंने, क्या हुआ, इट बेंड्स अवे। अब देखो नॉर्मल के तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर, तो नॉर्मल से दूर इस तरह से ऐसे आएगी लाइट की रे, सीधी नहीं गई। हाँ समझ में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ये होता है अवे, ठीक है, लाइट की रे यहां से आ रही थी अवे। नेहा का कहां गई, नेहा नहीं है अभी तक, तेरा क्लैप। और नेहा ये है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान रखना, याद रखना इस बात को, क्योंकि आपको यही बात के मदद से मैं काफी चीज समझा सकता हूं। तो भाई ये बेंडिंग कैपेसिटी है ना, ये पता चल गई मेरे को कि जो बेंडिंग कैपेसिटी है ना, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। अगर मान लो ज्यादा पार्टिकल्स है ना तो ज्यादा बेंड होगी, और कम पार्टिकल्स है ना तो कम बेंड होगी, ठीक है। जैसे कि देखो एयर से वाटर में गई तो पार्टिकल्स कम थे एज कंपेयर टू ग्लास, तो इसके अंदर है ना बेंड लेस होगा एज कंपेयर टू इसमें, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल को बाद में कभी देखेंगे, समझ में आ रहा है, इसमें बेंड ज्यादा होगा, लेस एंड मोर, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जब मेरे को पता चला यार मैं एक मतलब रेशियो निकाल रहा हूं साइन आई अपॉन साइन आर, मैं रेशियो निकाल रहा था और मैंने क्या कह दिया, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है,
तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेशियो को ही याद किया जाए। अगर मैं इस रेशियो को याद कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो लाइट कितनी बेंड होगी, ठीक है, और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने से अपन को पता चल जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। अब मान लो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरह से आता है। क्या आता है? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ रहा है? मतलब एयर से आ रही है और किसके अंदर जा रही है? वाटर में जा रही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर से आ रही है वाटर के अंदर जा रही है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। मैं ये न्यूमेरिकल, अब ये अपन क्यों याद करते हैं? ये इसलिए याद करते हैं, मान लो अगर ऐसा है 1.5, तो 1 के कभी भी ऊपर जाता है ना तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये बेंड होने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्थ। और 1 के नीचे आता ना, मतलब 0.3 या फिर 0.5 या फिर 0.8, तो हमें पता चलता है कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये अवे वाले केसेस है, ठीक है। और 1.3 या फिर 2.5 या फिर 3.6 तो ये होता है टूवर्ड्स वाले केस। ये बेंडिंग बता रहा हूं मैं। तो ये एक तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इज जस्ट अ रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का रेशियो ही है कि साइन आई कितना है, साइन आर कितना है, दोनों को डिवाइड कर दो। और ये अपन ने क्यों याद किया ऐसा? ऐसा याद क्यों किया? क्योंकि हमें पता चले कि बेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, कि वो बेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, भाई कितना ज्यादा बेंडिंग, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो और ज्यादा तुमको अच्छे से डेप्थ नॉलेज आएगा। अभी हाल फिलहाल अपन थियरी पढ़ रहे हैं, तो वापस से सेम टू सेम इसी तरह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के लिए हम कुछ ग्लासेस का मदद लेते हैं, ठीक है। एक बार देखा तो मैं कुछ और आप देख लो, ये वाला टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो इट इज जस्ट अ रेशियो जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और हमने वो रेशियो को नाम दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में तुमको मैं बताऊंगा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट कैसे मैटर करती है इसके ऊपर। थम्स अप फटाफट भाई, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, सो दैट मैं तुमको इसके सम्स भी दे पाऊं। ओके ओके चलो ठीक है। पलक पलक बाकी, हाँ चलो ठीक है। तो अब बात करते हैं अबाउट द लेंस। एक बार आज लेंस का पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं, और लेंस का कंसेप्ट समझने के बाद में हम कल दोनों के न्यूमेरिकल साथ में कर लेंगे। अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। आपको कोई पूछे व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, ठीक है, ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रेशियो स्पीड का भी होता है, वो भी तुमको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब भी खाली इतना याद रखना कि इट इज अ रेशियो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू नो द बेंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, कितना बेंड होने वाला है वो पता करने के लिए। नोट डाउन कर लिया? अब बात वापस से आ गई सेम टू सेम जो अपन ने पहले पढ़ा था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अब मैं कहूंगा कि उसी मिरर को जब हम दो पार्ट से ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमें लेंसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं पहले, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं। ये मिरर हो गया, ये भी मिरर हो गया, ठीक है। लेकिन इस बार है ना अपन ने मिरर के पीछे की साइड कोट नहीं किया, मतलब जो पहले कोटिंग कर रहे थे ना अंदर की साइड में, यहाँ पे कोटिंग कर दिया तो अंदर के साइड में ही सिर्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है सॉरी, या फिर यहाँ पे कोटिंग कर दिया तो सिर्फ बाहर की साइड ही रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो अब मैंने रिफ्लेक्शन को रोक दिया, मैंने मतलब मैंने हटा दिया, रोका नहीं हटा दिया। तो मैंने इस तरह से कहा कि भाई मेरे पास में ना दो कॉन्वेक्स मिरर थे, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके अंदर के यहाँ पे लाइट की रे आर पार हो सकती है, लाइट की रे क्या आर पार हो सकती है। और वैसे ही एक और ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर मैंने इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो इसमें भी लाइट की रे यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है। एक ये और एक ये बन गया, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस।
आ रहा समझ में? क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के जो दो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों को अपन ज्वाइन करेंगे और इसका जो मिड पॉइंट आएगा इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। जैसे अपन ने पहले पहले पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या था? पूरे मिरर का सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये मिरर का सेंटर पॉइंट नहीं है। अच्छा, सेम टू सेम तरीके से हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये सर्कल ऐसे बन रहा है, तो भाई इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे। ये सर्कल ऐसे बन रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे। हम सब कि हाँ भाई दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। हाँ, वेरी गुड। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी दो फोकस होंगे, एक F2 और एक F1। बराबर आया समझ में इतना? अब बात करते हैं कि भाई वही रूल्स की, कि रूल्स कैसे बने इसके। इसके रूल सेम है। अगर पैरेलल रे जा रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है तो अब ये पार्ट है ना, इस पार्ट के बाद में रिफ्रैक्शन होगा। क्या कह रहा हूं? क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होने वाला है नहीं, रे आगे जाने वाला के बाद में, यानी ये जो लाइन है ना ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये लाइन के बाद में रिफ्रैक्शन होगा। यानी ये लाइन के पहले अलग मीडियम है और ये लाइन के बाद में अलग मीडियम। मैंने कहा ना कि कई बार मतलब जो ग्लास के थ्रू लाइट के लिए चली जाती है और अपन को दिखता भी नहीं कि भाई कितना रिफ्रैक्ट हुई, तो यहाँ पे भी बेंड होगी। ठीक है, बेंड होगी। तो देखो जब पैरेलल आ रही थी तो यहां तक सीधी आई, इसके बाद में ये वाली जो लाइन है, इसके बाद में दो सेंटर, इन दोनों एंड पॉइंट को जो ज्वाइन करके जो लाइन मिली थी वो, इसके बाद में इट विल गो थ्रू द फोकस। इट विल गो थ्रू द फोकस। ये रूल नंबर 1। किसके बारे में बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। बराबर बराबर बात है, सेम टू सेम। यहां से रे आ रही है, इधर से जाएगी, फोकस से जाएगी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? इसको मैं मिटा दूं। ये रूल नंबर 1 था। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो गिव मी अ क्लैप कि सर नहीं आया। ओके, वेरी गुड। प्रेक्षा, मानव, ओके। सेकंड नंबर का रूल जो है, सेकंड नंबर का रूल है कि अगर फोकस से पास हो रही है, हम हमेशा ऑब्जेक्ट यहीं पे ही रखेंगे, चाहे अब लेंस पे आ जाओ या फिर मिरर पे आ जाओ, फोकस हमेशा, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा। अब अगर मान लो एक रे फोकस से पास हो रही है, इस पॉइंट के बाद में मैंने आपको बता दिया, इस पॉइंट के बाद में क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो इट विल पास पैरेलल। याद आ गई बात? बात याद आ गई है ना? रूल नंबर 2 है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3। ठीक है, सॉरी, इसको रूल नंबर 3 बोला हुआ आपके बुक में, ये रूल नंबर 3 बताया हुआ। रूल नंबर 2 बता देता हूं। रूल नंबर 2 ऐसा है, बस बना देते हैं, 2 मिनट लगेगा। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, फोकस यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जैसे अपन ने उसमें देखा था नॉर्मल रे होती है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद ना हमेशा, ये चैप्टर स्कूल में नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। ओके, चलो ठीक है, सुने तो सही पहले। हाँ, तो पहले मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस वो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, मतलब रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ।
यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से लाइट की रे जा रही है तो वापस जिस तरह से जा रही थी उसी पाथ में वापस आती है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था, दिस वॉज अ नॉर्मल रे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे तो आर पर वाली बात है, मतलब मान लो ये लाइट की रे यहां से जा रही थी और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो ये इस तरह जाएगी, यानी बिना डेविएटेड, यानी बेंड होगी ही नहीं, एक तरह की नॉर्मल रे। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लिए, उसके तीन रूल। पहला रूल क्या है कि अगर स्ट्रेट जाएगी तो फोकस से पास होने वाली, ठीक है, स्ट्रेट जाएगी फोकस से पास होने वाली। दूसरा रूल क्या है, अगर फोकस से पास होगी तो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। और तीसरा रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सेम टू सेम, बिना कोई डेविएशन के। समझ में आ गया तीन पॉइंट? किसी को कोई भी नहीं आया तो बता दो मेरे को फटाफट। तो फिर मैं कॉनकेव लेंस पे बढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं आज वापस अच्छे से कन्वेंशन साइन बता दूंगा। 2-3 बच्चों को कन्वेंशन साइन नहीं आई थी। ओके, गुड, वेरी गुड। अब मैं बात करता हूं कॉनकेव लेंस की। किसकी? कॉनकेव लेंस की। देखो, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जो था ना, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ाई की तो हमको पता चला जब मैं बहुत सारी पैरेलल रे भेजूंगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब मैं पैरेलल रे भेजूंगा तो वो जो पैरेलल रेज है ना वो एक पॉइंट से पास होगी, फोकस। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव की। ये अपन ने कॉनकेव मिरर रख दिया है ना, और ये अपन ने दूसरा कॉनकेव मिरर रख दिया, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर रख दिए, ये कॉनकेव मिरर को अपन ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ये कॉनकेव मिरर को यहां से अपन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा 19 में से ये हो गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ये जब ऐसे बना था तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच की लाइन हो जाएगी फोकस। और ये जब ऐसे बना था तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया इसका फोकस, है क्या नहीं? तो भाई अगर मैं इन लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया सबको? जब लाइट की रे स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो ये जो है ये इस बार ऊपर की तरफ जाएगी, यानी ये फोकस से डाइवर्ज होते हुए जाएगी। फोकस और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे अपन, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, पहले इसको ज्वाइन कर देंगे फिर ये स्केल को ऐसे अपन ड्रॉ कर देंगे। अरे समझ रहे? मतलब जब भी पैरेलल रे होगी, पैरेलल रे होगी तो वो ये फोकस और पहले ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है, और फिर इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो ये रिफ्रैक्शन ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? रूल है, क्या है? रूल है किसका? कॉनकेव लेंस का। समझ में आ रही है बात सबको? श्योर एवरीवन इज क्लियर? क्योंकि हम सब सेम है, सिमिलर है पूरा, बस अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने बाकी है अपने। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवांश को नहीं आया, देखो शिवांश वापस बता देता हूँ। शिवांश कहाँ उड़ गया? अभी तो दिखा था। कौशल को भी नहीं आया, चलो ठीक है, कौशल देखते को बता देता हूँ वापस। कहाँ चला गया शिवांश? हेलो 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 भैया उसका नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, कौशल देखो वापस बता रहा हूँ, मैं वापस से बता रहा हूँ। जब लाइट की रे पैरेलल आएगी, क्या लाइट की रे पैरेलल आएगी, ठीक है, तो आफ्टर दिस लाइन, इस लाइन के बाद में रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अब रिफ्रैक्शन ना फोकस से पास नहीं होगा। रिफ्रैक्शन कैसे होगा? रिफ्रैक्शन होगा उस साइड, मतलब अवे। तो इसीलिए इस लेंस का नाम रखा गया है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। अब अवे तो जाएगा, लेकिन अवे कैसे जाएगा?
तो इस पॉइंट को और इस फोकस को ज्वाइन कर दूंगा और उसके बाद में इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा भाई डाइवर्ज कितना हो रहा है। आ रहा समझ में? वापस से बताऊं, देखो पैरेलल रे भेजी किसके, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगा बेंड अवे। ठीक है, बेंड अवे होगा, और अवे कब होगा? फोकस से निकलता हुआ जाएगा। ठीक है, अपीयर्स टू। ठीक है, वेरी गुड, कौशल को आ गया। शिवांश, ठीक है। दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर एक रे फोकस से जा रही है, अगर एक रे फोकस से जा रही है तो उसके साथ क्या घटना घटेगी? देखो, तो ये फोकस है, ये रे जा रही है फोकस से इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगी पैरेलल। सेम है, गिव मी अ थम्स अप फटाफट कि हाँ सर पता है ये बात। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मीनाक्षी पीछे रह गई। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं कि अब फाइनल बात करता हूं मैं कि अगर फोकस नहीं, अब मैं बात करूंगा ऑप्टिकल सेंटर। कल फाइनल डे होगा ये चैप्टर का, ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है इंसिडेंट रे तो रिफ्रैक्टेड रे बिना बेंड हो जाएगी। तो ये 3 रूल है, इसके अंदर 3 रूल है। पहले जो अपने पढ़े थे उसके अंदर 4 रूल्स थे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना रख रहा हूं, और कल हम दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जिस को जो भी पार्ट नहीं आया है उससे मैं कल सुबह बात करूंगा एक बार। ठीक है, जैसे कि मेरे को पता चल गया है श्याम, नेहा, तुम लोग भाई सर कुछ भी नहीं आ रहे, चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं तुमको कल सुबह एक बार कॉल करूंगा और तुम लोग मेरे को डायरेक्टली सामने से कॉल कर देना बिटवीन 9 AM और 10 AM ऐसे। ठीक है, 9-10 AM के आजू बाजू। सर क्या क्या नहीं आया वो चीज अपन देख लेंगे। अभी मैं इसके वीडियो सेंड कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो रिवीजन टाइप हो जाएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा भाई कौन सी क्या इमेज बनने वाली, कैसे बनने वाली। चलो, तो आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया रूल्स। आपको क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन, और उसके रिविजन्स बनाने हैं। ठीक है, तो सी यू सून टुमारो विथ ऑल द न्यूमेरिकल्स। कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आज सारा होमवर्क कर देना आप रिविजन वाला। ठीक है, हो पाए तो करना, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, वी विल सी। ओके, चलो अलविदा लेते हैं अभी के लिए, टाटा।